नमस्कार। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाँ। लोगों को पढ़ने की कला। मतलब सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या हैं, कौन नहीं जानना चाहता, है ना? बिल्कुल, ये तो सब जानना चाहते हैं। और आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। पैट्रिक किंग की एक किताब है रीड पीपल लाइक अ बुक। उसके कुछ सारांश और एनालिसिस हैं हमारे पास। अच्छा। तो कोशिश रहेगी कि उससे कुछ प्रैक्टिकल बातें निकालें। रटना नहीं है, बस समझना है। हाँ, सही कहा। तो मतलब आज का मिशन ये है कि इन सोर्सेज से वो काम की बातें निकालें जिनसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, पर्सनल रिश्तों में, ऑफिस में या कहीं भी लोगों को थोड़ा बेहतर समझ पाएं। क्योंकि अक्सर लगता है ना कि भाई इंसानी बर्ताव तो बड़ा रैंडम है, कुछ भी कर देते हैं लोग। हाँ, लगता तो है। पर जैसा ये स्रोत बताते हैं, शायद ऐसा है नहीं। पैटर्न होते हैं, इशारे होते हैं। तो चलें शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले ये समझना क्यों जरूरी है कि कोई कुछ क्यों कर रहा है, मतलब सतह के नीचे क्यों झांकें। देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमें दिख रहा है वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। लोग जो करते हैं उसके पीछे की वजहें वो गहरी होती हैं, छिपी हुई। तो स्रोत कहते हैं कि सिर्फ बाहर का बर्ताव मत देखो, उसके पीछे की मोटिवेशन देखो, उनके पुराने अनुभव, उनकी ज़रूरतें, ये सब। अच्छा। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ भी आते हैं, जैसे शैडो सेल्फ। शैडो सेल्फ, ये क्या होता है मतलब? शैडो सेल्फ मतलब हमारे व्यक्तित्व के वो हिस्से जो हम छिपाते हैं दुनिया से। शायद हमें खुद पसंद नहीं या लगता है समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, मतलब हमारे वो डार्क साइड्स। हाँ, कह सकते हैं। और एक और चीज है, इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड, ये भी सुना है। हाँ, तो ये बेसिकली हमारे बचपन के वो अनुभव, वो ज़रूरतें, वो भावनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई या अनसुलझी रह गईं, और वो बड़े होने पर भी अनजाने में हमारे आज के बर्ताव पर असर डालती हैं। अच्छा, जैसे कोई मिसाल? जैसे मान लीजिए किसी को बचपन में बहुत क्रिटिसाइज किया गया हो, तो हो सकता है वो बड़ा होके या तो तारीफ पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करे या फिर क्रिटिसिज्म से इतना डरे कि कोई रिस्क ही ना ले। ओह। इसी तरह मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है, वो समझने में मदद करती है कि किसी इंसान की कौन सी ज़रूरतें, जैसे सेफ्टी, प्यार, इज्जत पूरी हो रही हैं, कौन सी नहीं, और ये चीज़ उसके बर्ताव को कैसे ड्राइव कर सकती है। हाँ, वो पिरामिड वाला। हाँ, वही। अब जिसकी बेसिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही, वो शायद सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा रोटी कपड़ा मकान पर फोकस करेगा। ये तो वाकई काफी गहरा है। मतलब ऑफिस में कोई सहकर्मी अचानक चिढ़ गया तो हो सकता है वो सिर्फ मूड खराब ना हो। हाँ, हो सकता है। हो सकता है उसके इनर चाइल्ड की कोई चोट हो या शैडो सेल्फ का कोई डर बाहर आ रहा हो। पर ये पहचानना तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं। यहीं पर ध्यान से देखने, ऑब्जर्व करने की बात आती है। हम सीधे किसी के इनर चाइल्ड को तो नहीं देख सकते, नहीं, पर हम उन बाहरी इशारों को देख सकते हैं जो शायद अंदर की उथल-पुथल की तरफ इशारा कर रहे हों। और यहीं से नॉन वर्बल सिग्नल्स, मतलब गैर मौखिक संकेत, उनका रोल शुरू होता है। सही कहा। शब्द तो हम चुन सकते हैं, सोच समझकर बोल सकते हैं, बिल्कुल। पर बॉडी शायद इतनी आसानी से झूठ नहीं बोलती। एग्जैक्टली। शब्द कहानी का एडिटेड वर्जन होते हैं अक्सर। तो ये नॉन वर्बल इशारे क्या हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए? आपने माइक्रो एक्सप्रेशंस का जिक्र किया था, ये क्या चीज है? माइक्रो एक्सप्रेशंस मतलब चेहरे पर बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आने वाले भाव। कितने थोड़े टाइम के लिए? पलक झपकने जितना, कभी-कभी तो 1 सेकंड के 25वें हिस्से जितने कम टाइम के लिए। बाप रे। और ये अनैच्छिक होते हैं, मतलब इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए ये हमारी सच्ची भावनाएं दिखा सकते हैं, खासकर वो जिन्हें हम छिपाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा। जैसे कोई कह रहा है, नहीं मैं दुखी नहीं हूं, पर एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर उदासी का भाव आ जाए। इन्हें पकड़ने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, बहुत महीन होते हैं ये। सेकंड के 25वें हिस्से में ये तो मतलब लगभग अदृश्य हो गया। इसे कोई आम इंसान पहचान सकता है या ये एक्सपर्ट्स का काम है? नहीं, प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। स्रोत कहते हैं कि अगर आप ध्यान से लोगों के चेहरे देखें, खासकर जब बात इमोशनल हो रही हो, तो धीरे धीरे ये रुक्षों भाव पकड़ में आने लगते हैं। ओके। पर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा, उसको देखना भी बहुत जरूरी है। शारीरिक भाषा, जैसे कोई कैसे खड़ा है, हाथ कैसे रखे हैं, इसके बारे में क्या बताते हैं स्रोत? हाँ, इसमें बहुत कुछ आता है। पोस्चर
मतलब कोई सीधा बैठा है कॉन्फिडेंस से या कंधे झुके हुए हैं, जेस्चर्स, हाथों के इशारे, हाथ खुले हैं या सीने पर बंधे हैं डिफेंसिव मोड में, कोई कितनी जगह ले रहा है, पैरों की दिशा किधर है, क्या वो बातचीत में इंटरेस्टेड लग रहा है या जाने को तैयार। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, हाँ आई कांटेक्ट भी बहुत जरूरी है। क्या वो स्थिर है या नजरें चुरा रहा है या जरूरत से ज्यादा घूर रहा है, ये सब चीजें बताती हैं कि सामने वाला कितना कंफर्टेबल है, नर्वस है, खुला है या उसकी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। क्या? जैसे आपने कहा, हाथ बांध कर बैठना डिफेंसिव हो सकता है, पर यह भी तो हो सकता है कि उसे बस ठंड लग रही हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल हो सकता है। और यहीं पर स्रोतों का एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट आता है, आधार रेखा व्यवहार, बेसलाइन बिहेवियर। बेसलाइन बिहेवियर। हाँ, मतलब किसी भी इशारे का मतलब निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो इंसान नॉर्मली कैसे बर्ताव करता है। अच्छा, उसका नॉर्मल क्या है? बिल्कुल, हर किसी का बात करने का, हाथ हिलाने का, आई कांटेक्ट रखने का एक अपना तरीका होता है, वही उसकी बेसलाइन है। ओके। जब आप किसी की नॉर्मल बेसलाइन जान जाते हैं, मान लीजिए कोई सहकर्मी है जो हमेशा बहुत शांत रहता है या कोई दोस्त है जो हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहता है, तब आप उस नॉर्मल से होने वाले बदलाव को पकड़ सकते हैं। शांत सहकर्मी अचानक बहुत ज्यादा बोलने लगे या एनर्जेटिक दोस्त एकदम चुप हो जाए, ये बदलाव मायने रखते हैं। ये वो विसंगतियां हैं जिन पर ध्यान देना होता है। मतलब कोई शर्मीला इंसान नजरें चुराए तो वो नॉर्मल है, पर कोई कॉन्फिडेंट इंसान अचानक ऐसा करे तो वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। बिल्कुल, बेसलाइन समझे बिना हम इशारों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। ये बात तो इस पूरे खेल को ही बदल देती है। मतलब किसी एक इशारे पर कूदने के बजाय पहले उस इंसान के पैटर्न को समझो। हाँ, ये हमें अगले पॉइंट पर ले जाता है, पर्सनालिटी और बिहेवियरल पैटर्न। हाँ, बिल्कुल। लोगों को गहराई से समझने के लिए उनके लंबे समय के पैटर्न देखने जरूरी हैं। शॉर्ट टर्म इशारों के साथ साथ ये देखो कि ओवर टाइम कोई इंसान कंसिस्टेंटली कैसे बिहेव करता है। स्रोत यहाँ कुछ पर्सनालिटी फ्रेमवर्क का जिक्र करते हैं, जैसे बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। हाँ, सुने हैं, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, वो सब। हाँ, वही। या फिर MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। MBTI भी काफी पॉपुलर है, पर क्या ये हमें किसी को पूरी तरह समझने में मदद करते हैं? कई बार ये बस लेबल जैसे नहीं लगते। बिल्कुल, और स्रोत भी यही सावधानी बरतने को कहते हैं। इन्हें एकदम पत्थर की लकीर या लेबल की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर इन्हें बस एक लेंस की तरह यूज करना चाहिए, जिससे हम किसी की जनरल टेंडेंसीज, मतलब रुझान समझ सकें। जैसे कोई नेचुरली ज्यादा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, नए अनुभवों के लिए खुला है या जानी पहचानी चीजों में कंफर्टेबल रहता है। ये जानने से उसके बर्ताव का अंदाजा लगाने में थोड़ी मदद मिल सकती है। पर सबसे जरूरी बात, किसी एक घटना से तुरंत जजमेंट मत बनाओ। समय के साथ पैटर्न देखो। पैटर्न देखना और विसंगतियां देखना, हाँ, यहीं पर बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कई बार लोगों के शब्द उनके एक्शन से हाव से मैच नहीं करते। यहीं पर धोखा या छिपे हुए इरादे, इनका सवाल आता है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? कैसे पकड़े इन गड़बड़ियों को? ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सबसे कॉमन इशारा जो स्रोत बताते हैं वो है वर्बल और नॉन वर्बल संकेतों में टकराव। मतलब जो कहा जा रहा है और जो दिख रहा है वो अलग अलग है। जैसे कोई कह रहा है हाँ हाँ सब ठीक है, पर आवाज में टेंशन है, आंखें नहीं मिला रहा, होंठ भींचे हुए हैं। ये गड़बड़ एक रेड फ्लैग की तरह है, इशारा कि शायद जो कहा जा रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। बॉडी अक्सर वो कहानी कह देती है जिसे जुबान छिपा रही होती है। और क्या कोई खास टेक्निक भी बताई है जिससे पता चले कि कोई सच बोल रहा है या नहीं? कुछ जासूसी फिल्मों टाइप? जासूसी फिल्मों जैसा तो नहीं, पर एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। उसे कहते हैं संज्ञानात्मक भार बढ़ाना, इंक्रीजिंग कॉग्निटिव लोड। संज्ञानात्मक भार बढ़ाना, ये क्या होता है? इसका प्रिंसिपल सिंपल है, झूठ बोलने में सच बोलने से ज्यादा दिमागी मेहनत लगती है। अच्छा। हाँ, आपको एक झूठी कहानी बनानी है, उसे याद रखना है, उसे कंसिस्टेंट रखना है और ये भी देखना है कि आप पकड़े ना जाएं। बहुत काम है। तो ये भार बढ़ाते कैसे हैं? स्रोत कुछ तरीके बताते हैं, जैसे अचानक ऐसे सवाल पूछना जिनकी उम्मीद ना हो, या किसी घटना को उल्टे क्रम में सुनाने को कहना, पीछे से आगे की तरफ। ओहो। या उनसे बहुत सारी बारीकियां, डिटेल्स पूछना। जब आप ऐसा करते हैं तो झूठ बोलने वाले के लिए अपनी कहानी संभालना मुश्किल हो जाता है।
तो क्या होता है? कहानी में कॉन्ट्रडिक्शंस आ सकते हैं, वो अटक सकता है, या उसके नॉन वर्बल स्ट्रेस के संकेत बढ़ सकते हैं, ज्यादा हिलना डुलना, पसीना आना, आवाज कांपना वगैरह। ये सुनने में तो काफी कारगर लगता है, लेकिन क्या इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं लगेगा कि हम पूछताछ कर रहे हैं? इसका बैलेंस कैसे रखें? ये बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है। स्रोत भी कहते हैं कि इसे आंख बंद करके इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, मकसद किसी को कटघरे में खड़ा करना नहीं है। इसे बहुत सावधानी से, समझदारी से और तभी इस्तेमाल करें जब आपको वाकई कोई सीरियस शक हो और सच जानना जरूरी हो। नॉर्मल बातचीत में ये रिश्ते खराब कर सकता है, तो बैलेंस जरूरी है। जिज्ञासा और शक के बीच एक पतली सी लाइन होती है। बिल्कुल। यानी ये सब कुछ बारीकी से देखने और समझने पर टिका है। ऑब्जर्वेशन की पावर। हाँ बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन ही जड़ है। स्रोत एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, थिन स्लाइसिंग। थिन स्लाइसिंग, पतला टुकड़ा। हाँ, कुछ वैसा ही। ये वो काबिलियत है जिससे हम बर्ताव के बहुत छोटे पतले टुकड़ों, थिन स्लाइस को देखकर ही किसी इंसान या सिचुएशन के बारे में काफी सटीक अंदाजा लगा लेते हैं। अरे, ये तो गट फीलिंग जैसा हुआ। हाँ, लगता वैसा ही है, पर असल में हमारे दिमाग की अनजाने में पैटर्न पहचानने की क्षमता है, जो हमने अपने पुराने अनुभवों से सीखी होती है। थिन स्लाइसिंग मतलब पहली नजर में भांप लेना। लेकिन क्या ये हमेशा भरोसेमंद है? क्या एक इशारा पर काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर संकेतों का समूहीकरण, मतलब क्लस्टरिंग ऑफ क्यूज का महत्व आता है। क्लस्टरिंग? हाँ, स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। किसी एक इशारे को अकेले दिखना खतरनाक हो सकता है। जैसे हमने पहले कहा, हाथ बांधना हमेशा डिफेंसिव होना नहीं होता। सही। लेकिन अगर कोई हाथ बांधे है, नजरें चुरा रहा है, सवालों की छोटे जवाब दे रहा है, कंधे झुके हैं, तो इन सारे इशारों का समूह, मतलब क्लस्टर, मिलकर एक ज्यादा मजबूत तस्वीर बनाता है, शायद असहजता की या बचाव की। हमें अलग अलग इशारों को जोड़कर देखना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आवाज का लहजा, शब्दों का चुनाव, और वो भी समय के साथ और कॉन्टेक्स्ट में। और सिर्फ देखना ही नहीं, सुनना भी जरूरी है ना? हाँ, खासकर वो जो कहा नहीं जा रहा। बिल्कुल। एक्टिव लिसनिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये समझना कि क्या नहीं कहा जा रहा। जैसे? बातों के बीच की चुप्पी, अचानक टॉपिक बदलना, आवाज के टोन में हिचकिचाहट या बदलाव, सवालों से बचना, ये सब भी बहुत कुछ बता सकते हैं। कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमें कोई सुपर डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और एंगल है। हम खुद, हमारे अपने बायस, हमारी अपनी फीलिंग्स, क्या वो हमारी समझ पर असर नहीं डाल सकती? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर समानुभूति, आत्म जागरूकता, एथिक्स, इनकी बात आती है। स्रोत साफ कहते हैं कि दूसरों को सही से समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा। ओके, हमें अपने बायस, मतलब पूर्वाग्रह, हमारी धारणाएं, हमारे इमोशनल रिएक्शंस, इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम पहले से ही किसी के बारे में कोई राय बना चुके हैं, तो हम शायद वही इशारे देखेंगे जो हमारी राय को कंफर्म करते हों। हाँ, ये होता है कंफर्मेशन बायस। एग्जैक्टली। तो सेल्फ अवेयरनेस पहला कदम है। और समानुभूति, एम्पैथी, उसका क्या रोल है? एम्पैथी मतलब खुद को दूसरे की जगह रखकर महसूस करने की कोशिश करना। जब हम किसी के बर्ताव के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे उनका इनर चाइल्ड या उनकी ज़रूरतें, तो हम ज्यादा एम्पैथी महसूस कर पाते हैं। इससे हमें उनके बर्ताव को सिर्फ अच्छा या बुरा लेबल करने के बजाय उसे समझने में मदद मिलती है। और नैतिकता का सवाल, इन जानकारियों का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? कहीं इसका गलत फायदा तो नहीं उठाया जा सकता? मैनिपुलेशन? ये एक बहुत जरूरी चिंता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इन स्किल्स का मकसद लोगों को कंट्रोल करना या उनका फायदा उठाना, मतलब मैनिपुलेट करना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ऐसा करना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि लंबे समय में रिश्ते भी खराब करता है। असली मकसद होना चाहिए बेहतर कम्युनिकेशन, ट्रस्ट बनाना और आपसी समझ को बढ़ाना। जब आप किसी को बेहतर समझते हैं, तो आप उसके साथ ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कम कर सकते हैं और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। तो जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो हमने मोटिवेशन से लेकर नॉन वर्बल इशारों, पैटर्न, धोखे की पहचान, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ अवेयरनेस तक काफी कुछ कवर किया। अगर हम कुछ मेन प्रैक्टिकल टेकअवेज को दोहराना चाहें जो इन सोर्सेज से निकलते हैं, तो वो क्या होंगे? हाँ, कुछ खास बातें जो बार बार सामने आती हैं। 1. बेसलाइन बनाओ। हमेशा देखो कि कोई इंसान नॉर्मली कैसे बिहेव करता है। 2.
गड़बड़ियों पर ध्यान दो। जब शब्द और एक्शन मैच ना करें तो सोचो। 3. छोटे भाव पकड़ो। माइक्रो एक्सप्रेशंस सच्ची फीलिंग्स बता सकते हैं। 4. इशारों का गुच्छा देखो। एक इशारे पर मत कूदो, पूरा पैटर्न देखो, बॉडी, चेहरा, आवाज। 5. सिर्फ शब्द नहीं, टोन भी सुनो। आवाज का उतार चढ़ाव, स्पीड, पॉज सब जरूरी है। और जो नहीं कहा जा रहा उस पर भी ध्यान दो। 6. कॉग्निटिव लोड वाली टेक्निक याद रखो। जरूरत पड़ने पर और सावधानी से ये सच जानने में मदद कर सकती है। 7. सब्र रखो और कॉन्टेक्स्ट समझो। लोगों को समझना टाइम लेता है और बर्ताव हमेशा सिचुएशन पर डिपेंड करता है। 8. खुद को जानो, अपने बायस पहचानो और देखो कि वो तुम्हारी समझ पर कैसे असर डाल रहे हैं। ये वाकई काफी काम के पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें एक बैलेंस नजरिया भी रखना होगा इस पूरे अप्रोच की। मतलब लोगों को पढ़ने की कोशिश की क्या अच्छी बातें हैं और क्या कमियां या रिस्क हैं। हाँ, बैलेंस बहुत जरूरी है। फायदों की बात करें तो ये अप्रोच हमें रोज की बातचीत के लिए बहुत प्रैक्टिकल टूल्स देता है। भाषा सरल है तो समझना आसान है, और ये हमें दूसरों के साथ साथ खुद को भी बेहतर समझने के लिए पुश करता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा है। और कमियां या रिस्क कहाँ गड़बड़ हो सकती है? कमियां भी उतनी ही जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा रिस्क है ओवर सिंप्लीफिकेशन, मतलब चीजों को जरूरत से ज्यादा आसान समझ लेना। हाँ, इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सोचना कि हम कुछ इशारों से किसी को पूरी तरह पढ़ सकते हैं खतरनाक है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। एक ही बर्ताव अलग अलग सिचुएशन में बिल्कुल अलग मतलब रख सकता है। सही। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा। अगर हमें लगने लगे कि हम तो सब जानते हैं, हम हमेशा सही होते हैं, तो हम गलतियां करेंगे और रिश्ते बिगाड़ेंगे। हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए। याद रखना चाहिए कि हम गलत भी हो सकते हैं। लोग खुली किताबें नहीं है जिन्हें बस पढ़ लिया जाए। कलीग्स, क्लाइंट्स, टीम मेंबर्स को बेहतर समझने, उनकी अनकही बातें जानने, बेहतर कोऑर्डिनेशन में मदद मिल सकती है, नेगोशिएशन में फायदा हो सकता है। ओके। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये हमें बेहतर ऑब्जर्वर, बेहतर लिसनर बनाता है, और हाँ, कुछ हद तक ये हमें धोखे या मैनिपुलेशन से बचने में भी अलर्ट कर सकता है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि अपने ऑब्जर्वेशंस और समझने की स्किल्स को शार्प करके हम इंसानी बर्ताव की गुत्थियों को बेहतर सुलझा सकते हैं। हाँ, लेकिन हमेशा ये याद रखते हुए कि ये एक आर्ट है, साइंस नहीं। इसमें बारीकियां हैं, एक्सेप्शंस हैं। हाँ, जैसा स्रोत भी मानते हैं, कल्चरल डिफरेंस, किसी का मूड, उसकी हेल्थ, कोई पुराना ट्रॉमा, ये सब चीजें बर्ताव और उसकी समझ पर असर डाल सकती हैं। इसलिए इन स्किल्स को इस्तेमाल करते वक्त क्यूरियोसिटी, एम्पैथी और सबसे जरूरी ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता बनाए रखना जरूरी है। ये मानना कि हमारी समझ अधूरी हो सकती है और हमें सीखते रहना है। ये एक बेहतरीन रिमाइंडर है, विनम्रता और सीखते रहने की जरूरत। और अब इस बातचीत को खत्म करने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल सोचने को। हमने इनर चाइल्ड और शैडो सेल्फ की बात की थी, वो छिपे हुए हिस्से जो हमें चलाते हैं। तो सोचिए, सिर्फ बाहरी इशारों को पढ़ने से आगे बढ़कर अगर हम किसी झगड़े या मुश्किल बातचीत में सामने वाले के इन गहरे पहलुओं को, मतलब इनर चाइल्ड की चोट या शैडो सेल्फ के डर को समझने की कोशिश करें, तो ये उनके साथ हमारे इंटरैक्शन को कैसे बदल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।